welcome back to BioDecode, where biology is decoded into steps. This is part 2 of our series on the basic unit of life, the cell. But we have explored what a cell is, its discovery, the cell theory, the types of cell, and the journal structure of the cell. And if you have not watched part yet, I strongly recommend you to go through that first. That foundation will help you to understand today's lesson much better. Link for that video is pinned in the description box. In this video, we will move ahead and discuss about the cell organelles, the difference between plant and animal cell, and then we will move to the functions of the cell, and in last we will going to discuss about the specialization of cell, recent advancement, and the most important applications of the cell biology. So without any further delay, let's get started. Here I have listed the most common types of cell organelles. माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनेली भी है क्योंकि इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, और बच्चों को बहुत आसानी से ये याद भी हो जाता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी प्रोडक्शन होगा वो कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। दे प्रोड्यूस द एनर्जी। ओके, एनर्जी मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं सेल्स में? एटीपी एंड एडीपी। एटीपी का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और मैंने आपको एक टर्म और बोला, दैट इज एडीपी, मींस एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, डाई डाइफॉस्फेट। यानी कि टी का मतलब होता है ट्राई एंड डी का मतलब डाई। सेकेंड ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ईआर। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप इस तरीके से समझिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। इसके ऊपर अगर राइबोसोम्स आकर स्टिक हो जाएं, ओके, इस तरीके की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कह देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मींस विद राइबोसोम्स। ये क्या है? छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, राइबोसोम। और वहीं पर अगर किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर इस तरीके के कोई स्ट्रक्चर्स ना मिले, यानी कि उसके सरफेसेस जो है वो स्मूथ हो, उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि विद नो राइबोसोम्स। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या फॉर्म करते हैं? प्रोटीन्स। सेल के अंदर जो भी प्रोटीन्स फॉर्म होंगे वो कहां पर बनेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या क्या फॉर्म होता है? लिपिड्स एंड डिटॉक्सिफाइज सब्सटेंस। तीसरे ऑर्गेनेली की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है? अब यहाँ प्रोटीन्स बन गए, लिपिड्स बन गए, कुछ डिटॉक्सिफाइंग सब्सटेंस बन गए, तो इनका पैकेजिंग और डिस्पैचिंग कौन करेगा? गोल्गी एपरेटस। यानी कि किस लिपिड का, किस प्रोटीन का काम सेल के किस पार्ट में है, उस हिसाब से उन प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, उनकी शॉर्टिंग होती है और इन प्रोटीन्स को शिप कर दिया जाता है। तो ये सारा काम कौन परफॉर्म करता है? गोल्गी एपरेटस। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम का दूसरा नाम है सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग से आप समझ ही गए होंगे इसका क्या काम है। इट विल गोइंग टू डाइजेस्ट वेस्ट एंड डैमेज्ड सेल पार्ट्स यूजिंग एंजाइम्स। सेल के अंदर छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, ओके, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं। इस वेसिकल्स में क्या भरा होता है? एंजाइम। इन एंजाइम्स का काम क्या होता है? जो भी डैमेज्ड सेल पार्ट है उसको खा जाना, और जो भी वेस्ट पार्ट है जो कि सेल के किसी काम का नहीं है अब, उसको खा जाना। और जब सेल बूढ़ा हो जाता है, सेल का फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं चल रहा होता है, तो ये वेसिकल्स बस्ट हो जाते हैं विद इन द सेल, और ये वेसिकल्स पूरे सेल को भी खा जाते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया सुसाइडल बैग। अब हमारा नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है दैट इज राइबोसोम। हम थोड़ा बहुत यहाँ पर इसके बारे में पढ़ चुके हैं, राइबोसोम।
अगर राइबोसोम रेटिकुलम के ऊपर स्टिक कर जाते हैं तो हम इसको बोल रहे थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसका फंक्शन क्या था? प्रोटीन। अब आप इससे कनेक्ट कीजिए कि राइबोसोम का एक पोटेंशियल फंक्शन क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ protein. So the ribosomes are responsible for the formation of proteins. Okay? अब कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जो एनिमल सेल्स में मिलते हैं, प्लांट सेल्स में भी मिलते हैं, लेकिन कुछ यूनिक ऑर्गेनेलीज जैसे क्लोरोप्लास्ट सिर्फ आपको प्लांट्स में देखने को मिलेंगे। क्लोरोप्लास्ट का नाम आपने सुना भी होगा। This particular chloroplast pigment, that is chlorophyll, is responsible for photosynthesis in the plants. Photosynthesis का definition क्या होता है बच्चों? The process of making food using sunlight. क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो कि फूड बनाने में हेल्प करता है प्लांट्स की। क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करता है और उससे एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिससे कि प्लांट्स आसानी से अपना खाना बना पाते हैं। ओके, तो दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनेली इज स्पेसिफाइड फॉर द प्लांट्स। अब द लास्ट ऑर्गेनेली जो कि आज हम पढ़ेंगे दैट इज द वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का मतलब होता है ऐसे वेसिकल्स, ऐसे पैकेट्स जिनके अंदर एयर ट्रैप्ड होती है। ओके, और इनका दूसरा नाम होता है स्टोरेज सैक। इनके अंदर एयर ट्रैप्ड है। इनका काम कई बार ये हो जाता है कि ये कुछ कुछ पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स या वाटर को स्टोर करने का काम करने लगते हैं। तो वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक विच आर लार्ज इन प्लांट सेल, और इनका काम क्या होता है? पानी स्टोर करना और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना। और एनिमल सेल्स के अंदर ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये कैसे साइज के होते हैं? स्मॉल। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके, सबसे पहले आप एक बार यहाँ रीड कीजिए क्या क्या चीजें लिस्ट की हैं। प्लांट सेल हैव द सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। हमने पढ़ा था अभी वैक्यूल के बारे में। अब एनिमल सेल के अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर सेल वॉल नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता। Okay, and usually have the smaller vacuoles, and it contains centriole that helps in the cell division. Okay, अब हम यहाँ पर दो सेल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम बनाते हैं एक प्लांट सेल। इसके अंदर ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद में इन्होंने बोला इस प्लांट सेल के पास में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब हम एक सेल वॉल बना देते हैं। दिस इज सेल वॉल। इसके पास में क्लोरोप्लास्ट होता है, तो हम ये बना देते हैं छोटे क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर हम कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। आप इसको ग्रीन पेन से बना के आइएगा अपने एग्जाम्स में। दैट दीज आर द क्लोरोप्लास्ट। ओके, नेक्स्ट इट हैज द सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल। यहाँ पर आप एक बना दीजिए बड़ा सा वैक्यूल। वैक्यूल, ओके, दिस इज द लार्ज वन। वैक्यूल का क्या क्या फंक्शन बताया था एक बार दोबारा से याद कर लीजिए। ओके, बात करते हैं एनिमल सेल के बारे में। हम बनाते हैं एक एनिमल सेल। दिस इज सेल मेम्ब्रेन। इसके पास में कोई भी सेल वॉल नहीं है, तो हम इस तरीके का स्ट्रक्चर इसमें नहीं बनाएंगे। क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है, हम ये वेसिकल्स भी नहीं बनाएंगे। लेकिन इसके पास में छोटा वैक्यूल होता है। यहाँ पर हमने लार्ज वैक्यूल बनाया था, यहाँ पर हम बनाएंगे छोटा वैक्यूल। दिस इज वैक्यूल, स्मॉल। ओके, इनके पास में क्या होता है? एक सेंट्रियोल भी होता है। ओके, सेंट्रियोल इज अ cylindrical structure that helps in cell division. तो ये होता है सेंट्रियोल। ओके, और इनके अब सिमिलैरिटीज की बात करते हैं। हमने डिफरेंस के बारे में बात कर लिया, लेकिन सिमिलैरिटीज, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। एनर्जी की जरूरत तो सबको होती है ना, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल। इसी तरीके से यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिलेगा। ये क्या है?
माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, एनिमल सेल्स में भी और एक प्लांट सेल में भी। अब आप यहाँ पर नेट डायग्राम में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखा सकते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखा सकते हैं। हमने यहाँ पर दिखाया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। ऐसे ही प्लांट सेल में भी SER। न्यूक्लियस आप दिखाइए। न्यूक्लियस दोनों में मेम्ब्रेन बाउंड होगा, जिसमें क्या प्रेजेंट है? डीएनए। ओके, यहाँ पर हम यहाँ न्यूक्लियस इसका बना देते हैं, ये डीएनए। तो ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंस होते हैं प्लांट सेल एनिमल सेल में और बहुत सारे सिमिलैरिटीज भी होते हैं, और यही सारे ऑर्गेनेलीज मिलकर क्या परफॉर्म करेंगे? प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के वाइटल फंक्शंस को, दैट इज ग्रोथ, प्रोड्यूसिंग एनर्जी, परफॉर्मिंग मेटाबॉलिज्म, etc. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेल? जो सेल के बारे में हमने इतनी सारी बातें पढ़ी, अब उनके कॉमन फंक्शंस के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। First function and the very important function of the cell is provides the structure and the shape to an organism. Okay. It carried out the vital functions that includes metabolism. Metabolism का क्या मतलब होता है? That all chemical reactions that are occurring in the body, chemical digestion, respiration, anything, it includes within the metabolism. Third point is that cell enables the growth and reproduction. रिप्रोडक्शन के बारे में भी आपको एक बेसिक आइडिया दिया था, जिसमें एक पेरेंट सेल जो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा था। ओके, ग्रोथ जो कि एक एनिमल अपने मास में इंक्रीज होता है। ओके, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट में आसपास क्या हो रहा है, तो ये सेल उसको रिस्पॉन्स करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सेल के एनवायरनमेंट में सूखा पड़ रहा है, पानी की कमी है, तो ये सेल क्या करेगा? अपने वाटर लॉस को कंट्रोल करेगा, जिससे कि वाटर को वो सेव कर सके। इसको कहते हैं रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई या फिर रिस्पॉन्ड टू चेंज इन एनवायरनमेंट। लास्ट पॉइंट इज दैट स्टोर्स एंड ट्रांसमिट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब आप लोग मुझे बताइए कि सेल के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां पर स्टोर होती है? अभी आपको स्ट्रक्चर बताते वक्त मैंने बताया था कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। और डीएनए में ही हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जो कि प्रिजर्व होती है। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होती, तो इट स्टोर्स and protects and transmits the genetic information. So these are the function of the cells. Next, what are the specializations of the cell? तो multicellular organisms के अंदर जो cells हैं वो कुछ functions के लिए specialized हो जाती हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें नर्व सेल्स की, नर्व सेल्स जो है वो ब्रेन से ऑर्गन्स तक सिग्नल ट्रांसमिट करने का काम करती हैं। कैसे? जैसे अगर आपने किसी गर्म बर्तन को छुआ, है ना? तो क्या होता है? आप एकदम से अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन हुआ सिग्नल्स का, कि आपने एक गर्म बर्तन को टच किया है और आपको फटाफट से अपना हाथ हटाना है, ये काम किसने किया था? नर्व सेल्स ने। इट विल ट्रांसमिट द सिग्नल्स फ्रॉम द ऑर्गन्स टू ब्रेन एंड ब्रेन टू द ऑर्गन्स। सेकेंड टाइप ऑफ सेल इज मसल सेल्स। मसल सेल्स का काम क्या होता है? मूवमेंट कराने का। अब आप अपनी आर्म को ऑब्जर्व कीजिए, अगर आपको पानी का ग्लास उठाकर पानी पीना है, तो ये काम कौन कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन का, रिलैक्सेशन का। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द मसल सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स इज रेड ब्लड सेल। इन रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? कैरीज द ऑक्सीजन यूजिंग हीमोग्लोबिन। और रेड ब्लड सेल्स का जो कलर रेड होता है, इट इज बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हम एक प्लांट सेल के बारे में भी बात कर लेते हैं, दैट इज
गार्ड सेल इन द प्लांट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं ये पर्टिकुलर सेल्स? इट विल रेगुलेट द गैस एक्सचेंज। किस तरीके के गैस एक्सचेंज की जरूरत है प्लांट्स को, इसको रेगुलेट करते हैं। दीज टाइप ऑफ सेल्स आर शेप्ड लाइक बीन्स। ओके, ये आपने अपनी बुक्स में ये फिगर देखा होगा। तो इस गैसियस एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए ये गार्ड सेल्स अपनी शेप को चेंज करते हैं और इस ओपनिंग को क्लोज या ओपन छोड़ देते हैं, जैसे भी प्लांट की जरूरत होती है। तो these are the specialized cells that are used in the organisms for their vital functions and साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर समय कुछ ना कुछ एडवांसमेंट्स ऐड होते रहते हैं। ऐसे ही सेल है, सेल के ऊपर भी बहुत से ऐसे रिसर्च हैं जो कि हमेशा चलते रहते हैं, क्योंकि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का। ओके, तो इसके बारे में और जानना, इसके बारे में और रिसर्च ऐड करना साइंटिस्ट जो है वो प्रेफर करते हैं। ओके, तो ऐसे ही एक रिसर्च है जो कि है स्टेम सेल रिसर्च। इसके अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप का सेल जिसको हम कहते हैं प्रोलिफरेटिंग सेल, ये पर्टिकुलर साइज सेल कैन differentiate into different types of cell. For example, this particular cell will differentiate into the cell that can hear, that can smell, a blood cell. Means this particular cell can give rise to various types of cell, and these types of cells are known as stem cells. So stem cells are undifferentiated cells that can develop into many types of specialized cell. They are being studied for regenerative medicines that can repair damaged tissue and organs. यानी कि किसी organ के में अगर कोई डैमेज होता है तो इन सेल्स का यूज करके हम इस डैमेज टिश्यू को रिपेयर कर सकते हैं। तो ये स्टेम सेल्स के रिसर्च के अंदर आता है। दूसरा एडवांसमेंट है ऑर्गेनॉइड्स। ऑर्गेनॉइड्स से क्या मतलब है? द मिनिएचर simplified version of the organs that can be grown into the leaves from these stem cells. Okay, and these developed organs can be used for the research and drug testing. तो ये हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज और फार्मास्यूटिकल एरियाज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च है जो कि ऑर्गेनाइड्स की फॉर्म में आजकल चल रही है। थर्ड इज द क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आप ऐसे समझिए, हमने बात की थी कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए के अंदर हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। तो इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पॉजिटिवली मॉडिफाई करने का काम, पॉजिटिवली मॉडिफिकेशन का काम जो करता है वो करता है ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। अब आप इसको एक बार पढ़ के भी देखिए। अ मॉडर्न जेनेटिक एडिटिंग टूल allow the scientists to modify that DNA at the cellular level with very precision. Okay, ये बहुत ही हाईटेक टेक्निक्स होती हैं जो कि बहुत ही प्रिसीजन के साथ करनी होती है। ओके, and the last advancement that I have listed here is synthetic cells. अब इस टर्म से आपको समझ आ रहा होगा, synthetic cells, that scientists have attempt to create the artificial cells that can mimic natural one. हमारी बॉडी में नेचुरल सेल्स प्रेजेंट है, उनको मिमिक करने वाले कुछ आर्टिफिशियल सेल्स को साइंटिस्ट ने क्रिएट किया है। और ये सेल्स बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल यूजेस में किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर हमने ड्रग टेस्टिंग और रिसर्च ये सब चीजें पढ़ी। इन सेल्स का काम जो है वो बायोटेक्नोलॉजी और आप कह सकते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इन सब में यूज होता है। सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द सेल? अब एक सेल है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये सेल जो है उतने ही सेल्स को डिवाइड करके बनाएगा जितने की बॉडी को जरूरत है। फिर ये सेल्स फर्दर यूज हो जाएंगे।
ठीक है, फाइटल फंक्शंस में या फिर डैमेज्ड सेल्स को रिप्लेस करने में। लेकिन अगर एक एडवर्स कंडीशन में ये पर्टिकुलर सेल अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करने लगे, ओके, और जितनी बॉडी को जरूरत है उससे ज्यादा सेल्स को प्रोड्यूस कर दे, ठीक है, तो ये एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो गया ना सेल का। इस एबनॉर्मल ग्रोथ को ही कहा जाता है कैंसर। और इस कैंसर को समझने के लिए हमें इसके बिहेवियर को समझना होगा कि ये ऐसा क्यों हुआ कि एक सेल जो है वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शो करने लगा। इस तरीके के बिहेवियर्स को पढ़ने के लिए सेल्स के जो बेसिक नॉलेज है उसका यूज किया जाता है मेडिकल फील्ड में। सो द सेल्स इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द डिसीज लाइक कैंसर दैट कॉज्ड बाय द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। दूसरा, अब हम बात करते हैं एक प्लांट सेल के बारे में। मान लीजिए एक प्लांट है, ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट में ये प्लांट जो है वो खत्म हो जाएगा। साइंटिस्ट ने ये बात जो है आइडेंटिफाई कर ली। तो अब साइंटिस्ट क्या करेंगे, मान लीजिए ये लीफ ली उस प्लांट की, उस लीफ से करेंगे वो लोग सेल्स को एक्सट्रैक्ट। इसके बहुत सारे सेल्स मिल जाएंगे। अब इन सेल्स को लाया जाएगा लैब्स में। लैब्स में बैटरी प्लेट पर इन सेल्स को रख दिया जाएगा। ओके, अब जो प्लांट्स होते हैं उनके सेल्स के पास में एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी का क्या मतलब होता है, दैट द एबिलिटी ऑफ वन सेल टू डेवलप इनटू द होल प्लांट। यानी कि जो हमने जो सेल्स लीफ से एक्सट्रैक्ट करके इस बैटरी प्लेट पर रखे हैं, तो हर एक सेल के पास में यह पोटेंशियल है कि वो एक नए प्लांट में डेवलप हो जाए। अब साइंटिस्ट इस खत्म होते हुए प्लांट को आसानी से बचा सकते हैं। तो सेल्स का यूज एग्रीकल्चरल फील्ड में इस तरीके से किया जाता है। बहुत से ऐसे इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं प्लांट के जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर की हेल्प से बचाए गए हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज biotechnology. Within the biotechnology, the cell study is used to produce the vaccines, antibiotics, and recombinant proteins, and all depends on the cell-based system. Okay, vaccines, कोविड वैक्सीन का प्रोडक्शन हुआ था, तो साइंटिस्ट को यह जरूरत थी कि पहले वो कोविड वायरस को समझें, ठीक है, और वो कोविड वायरस हमारे ह्यूमन सेल्स के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट डाल रहा है उसको स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद में वैक्सीन प्रोड्यूस की जो कि हमारी बॉडी में इम्यून सेल्स को रिड्यूस कर सके। तो इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी में भी सेल्स के एप्लीकेशंस होते हैं। So there are various and multiple applications for the cell. So let's quickly recap what we have studied in this video. The cell is the fundamental unit of life. सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, और एक्सप्लेन किसने किया, सेल थ्योरी ने। There are two main types of the cell, that is prokaryotic and eukaryotic cells. ऑर्गेनेलीज के नाम क्या क्या है, राइबोसोम, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So the organelles work like departments in the factory. सेल एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में अलग अलग कंपार्टमेंट्स का काम कौन करता है, सेल ऑर्गेनेलीज। Plant and animal cell differ in some structures and they have similarities too. And last point, that ongoing research includes the stem cells, CRISPR technology, and organoids. And these all techniques shows that the cell biology playing a central role in the modern science. That's all for today's session. Stay tuned and stay connected with BioDecode for more updated and informative content. And yes, don't forget to like, share, and subscribe to our channel. See you in the next video.